हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हालचाल, कैसे हो सब लोग? बढ़िया है एकदम, फर्स्ट क्लास। हाँ जी, कोऑर्डिनेशन चल रहा है। आज आखिरी लेक्चर है कोऑर्डिनेशन का। यूजेस एप्लीकेशन पढ़ेंगे और वो जो आइसोमेरिज्म में हमारे छोटी मोटी बातें बच गई है वो कर लेंगे, मोनोडेंटेड वाली, है ना? ठीक है, आ जाओ। यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलो फिर यहाँ से हम पहले वो देख लेते हैं। पहले हम केस देख लेते हैं जो हमने MA6 लिखा था ना, उसको केस को देख लेते हैं। तो ये देखो, इसके अगर आप ट्रांस पेयर बनाओगे तो ए के सामने ए के सामने ए और ए के सामने ए, क्या आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो? इसीलिए हमने नो GI लिखा था एंड नो OI लिखा था। ठीक है, GI भी नहीं था, OI भी नहीं था। फिर हमने दूसरा लिया था MA5B। आप इसमें ट्रांस पेयर बना दो, ए के साथ ए, फिर ए के साथ ए, फिर ए के साथ बी। आप चेंज करके देख लो, इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। अगर आप चेंज करोगे तो सेम ही बनेगा, है ना? अगर आप ए बी इसको आपस में चेंज करोगे तो इधर ए बी आ जाएगा, लेकिन इधर ए आएगा, फिर बात तो वही है, वैसा ही बनेगा। तो इसमें भी क्या लिखेंगे हम? नो GI एंड नो OI। ठीक है भाई। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा आता है MA4B2। ठीक है, MA4B2, इसको देखते हैं। ए ए के सामने ए ट्रांस ए ट्रांस बी ट्रांस बी। ये चेंज कर सकते हैं। ए ट्रांस ए को रख दो, फिर ए ट्रांस बी और ए ट्रांस बी। ऐसा है, ये आपस में चेंज हो सकते हैं। इन दोनों को चेंज करके देख लो, किसको भी कर लो, चाहे बीच वाले को रख लो, उसको चेंज कर लो, बात एक ही है। लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, यानी कि यहाँ लिखेंगे दो GI नो OI। ठीक है बेटा। फिर ये सेम ही था फोर्थ वाला, फोर्थ वाला तो सेम ही आएगा। ठीक है, MA4BC, ऐसा ले लिया हमने। तो क्या लिखोगे आप? ऐसे कर लो इसको, ए फिर BC। इसको किसी एक को होल्ड करके ट्राई कर लो, ABAC। तो इसको रहने दो, ये लो। इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, ये दो GI बनेंगे। बाकी चेंज करके देख लो आप, यही पेयर बनेंगे, नो OI। उसके बाद पांचवें नंबर पे आता है हमारा, हाँ, पांचवें नंबर पे जो आता है वो इंपॉर्टेंट है और वो NCERT में अलग से दिया हुआ है। अजी, ये ट्रांस पेयर होते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? ये किसी को समझ नहीं आया तो मैं एक में समझा देता हूँ। इसका मतलब होता है ये M, हमारे पास तीन ट्रांसपोजिशन है ना, तो हमने तीन पेयर बनाए। वो ए का मतलब है ए के सामने ए, फिर दूसरे ए का मतलब भी है ए के सामने ए, फिर तीसरे ए का मतलब भी है ए के सामने है ए ए वो ट्रांसपोजिशन है। ए तीन ट्रांसपोजिशन है ना, वो बना रहे हैं हम। ठीक है भाई। वो ट्रांसपोजिशन लिखते हैं, वो जो हम पेयर्स लिखते हैं ना, वो ट्रांसपोजिशन पे लगे हुए ग्रुप हैं, आमने सामने। इसका मतलब होता है ए ट्रांस ए ट्रांस ए ट्रांस ए ट्रांस बी, ए ट्रांस ए ट्रांस ए। तो ये ट्रांस पेयर है बेटा। ये तीन 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 पेयर होंगे ना इसमें, एक पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर, ऐसा ही तो होगा। तीन पेयर होंगे, समझे? ओके। नहीं, बहुत बच्चों को समझ नहीं आता ना कि क्या लिख रहा है। ए और वो मेरे को कहते हैं ए रुक जा तू। हम्म, अभी ध्यान दे लो, अभी उसके 83 हुए हैं। रुक जाओ, ध्यान दे लो अभी। यस, पांचवें नंबर का MA3B3। MA3B3 क्या है? MA3B3। भाई, इनको कितना भी चेंज कर देना, सिस क्या होता है, इनको कितना भी चेंज कर ले, सिस पेयर नहीं लिखते हैं हम, ट्रांस पेयर ही लिखते हैं। इजी है वो। बाकी तू डायग्राम से बना बना के करना चाहता है तो कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली तो टोल फ्री नंबर ही काम आएगा, 0022234569 एंड 15। फाइनली तो यही काम आना है, फाइनली तो यही काम आना है, बस फिर।
करेगा क्या चित्र बना के, तू बता। MA3B3, देखो इसमें क्या है बेटा, एक ए, दूसरा बी, ए ले लिया, फिर इसमें से एक बचा हुआ ए और ले लिया, इधर से एक बी ले लिया, तो यहाँ बचे हुए दो बी हो गए। ऐसा हो गया, ऐसा ही हो गया। ठीक है, यही बनेगा ए बी। उसके बाद हमने ए बी बना लिया, ये देखो ए बी, इसको आपस में चेंज कर लो, इसको आपस में चेंज कर लो, इसको और इसको आपस में चेंज कर लो, बीच वाले ए बी को वैसे ही रहने दो, और इनको आपस में चेंज कर लो, तो ए बी बनेगा, ये देखो ऐसा ही बना। तो यहाँ पे बनेंगे दो GI, क्या बनेंगे बेटा, दो GI। लेकिन एनसीईआरटी में इनको एक अलग से नाम दिया गया है, और वो नाम क्या दिया हुआ है कि इसको बोला गया है मर, और इसको बोला गया है फैक। क्या बोला है इसको, मर और फैक, है ना। तो मेरिडाइनल और फेसियल, दो चीजें देखी हुई है। ठीक है, मेरिडिनियल एंड फेशियल, ये चीजें देखी हुई है। चलो, अब बात आती है कि ये है क्या, इसको समझते हैं, क्यों इनको अलग से ऐसा नाम दिया गया है, वो देखते हैं। है तो ये GI, है ना, मतलब कहने को आप इनको GI बोलोगे, बट आप इसको मर और फैक जरूर लिखते हो। मर और फैक कैसे होगा वो समझ लेते हैं। हम्म, तो पहले ये बना लेते हैं, ठीक है, इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं, तो पहले क्या करेंगे, हम M लगाएंगे। ठीक है, ये A, ये B, ऐसे बना लिया। फिर यहाँ पे ये बना लिया आपने, क्या, A और B, सॉरी इसको भी B कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ये लो M, ये B, ये B, ठीक है। उसके बाद ये A, ये B, ये A। उसके बाद यहाँ पे वापस आप बना लीजिए, क्या, A, और इधर तो A ही आएगा। ठीक है, हो गया बेटा। इस प्लेन में, इस प्लेन में ये वाला ट्राइंगल देखो, जहां पे तीनों ग्रुप सेम है। इस प्लेन में ये प्लेन है चार वाला, इस प्लेन में अगर ये तीनों ग्रुप सेम हो और एक ट्राइंगल बनता है, तो इसको बोलते हैं मर। क्या बोलते हैं इसको, मर। तो यहाँ पे ये मर हो गया। ठीक है सर, क्या है ये नाम, नाम दे रखा है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, तुमको भी इसी नाम से पूछा जा सकता है। फिर है फैक, फिर क्या होगा, फैक। फैक के लिए क्या होगा, M, कहीं पे भी लगा लो, सब जगह ये A, फिर B, फिर यहाँ पे A, फिर B, फिर यहाँ पे A, फिर B। ठीक है, ये लो, है ना, ये चीज हो गई। अब चाहो तो आप इसको उल्टा बना लो, आपके लिए आसान रहेगा समझाने के लिए, समझाने के लिए आसान रहेगा, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, लो समझाने के लिए, ए बी बी बी। अब देखना बेटा, मैंने ये बनाया है, ये वाला, ठीक है। एक बुक, कहाँ है बुक, कोई बुक है, ये लो, ये देखो, ये है। अगर इस प्लेन में कोई ट्रायंगल बनता है, यहाँ पे ऐसे इस प्लेन में ट्रायंगल बनता है, तो वो तो होता है मेरिडियनियल। और अगर आप देखो, इसके ऊपर एक वैलेंसी है, इसके नीचे भी एक वैलेंसी है। अब यहाँ पे जुड़ा हुआ इस कोने पे जुड़ा हुआ ग्रुप भी होगा एक, ये रहा देखो, इस कोने पे जुड़ा हुआ ए, ये कोने पे ए जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस कोने पे भी ए जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और नीचे भी हमने क्या ले रखा है, ए। अब मुझे ये तीन कोने जोड़ने हैं, जो एक फेस बनाएंगे, इस तरह से कवर बनाएंगे 3D के अंदर नीचे की तरफ। वो 3D के अंदर कवर कैसे बनेगा, ऐसे, कैसे बनेगा, ऐसे जी। इसको बोलते हैं फैक। इसको क्या बोलते हैं बेटा, फैक। ये GI होते हैं, बस इनको इस नाम से पूछा जाता है ना। सर नहीं समझ आ रहा है तो रहने दे भाई। ठीक है ना, रहने दे, कोई बात नहीं। ये जो ट्राइंगल है, ये एक ही प्लेन में है, और ये ट्राइंगल जो है वो 3D में है, इस तरह से सामने से है कवर। ऐसा कैसा कवर उस तरफ ऊपर भी बन सकता है, देखो आप, ऐसे का ऐसा कवर ऊपर भी बन सकता है, बी और बी के लिए भी बन सकता है। ये होता है अगर ट्राइंगल में इधर प्लेन हो, ये मेरिडोनियल ये है। ठीक है, ओके बेटा।
हाँ वापस पीछे करके देख लो। पीछे करके देख लो, वेट कर रहा हूँ मैं, क्लियर नहीं हुआ तो। वर्ल्ड कप की बात यहाँ मत करो, देखना है तो चुपचाप साथ में देख लो। क्रिकेट की बात बाद में कर लेना, फिर तो नहीं समझ आएगा। और मेरी तरह दोनों काम एक साथ कर सकते हो तो ही करो, वरना मत करो। मेरा ध्यान बराबर है दोनों तरफ, तुम्हारा ऐसा नहीं होगा। आ जाओ। ये ठीक है, ये ठीक है, हो गया बेटा। फैक्मर हो गया। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको बनाओगे, होमवर्क करो, है ना, इसको होमवर्क कर देना। ये होमवर्क में आपको क्या बनाना है, कोबाल्ट NH3 3Cl3, इसका बनाना, ठीक है। कोबाल्ट NH3 3 और 3, इसका बना दो, बना दोगे। ये Ma3B3 है, इसके फैक्मर बना लेना। किसी को भी ए मान लो, किसी को भी बी मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, तीन तीन है। बना सकते हो इसका, बनाओ फिर, 2 मिनट है आपके पास, चलो। बनाओ बनाओ बनाओ। गिल भी क्या है कि अपने ससुराल में बहुत बढ़िया खेलना चाह रहा है। आओ बेटा। हाँ भाई। जिसके रेस्पेक्ट में पहले आप मेरिडियनियल बनाओ, यानी कि अगर आप NH3 और NH3 यहां रखो, तो फिर दूसरे रेस्पेक्ट में दूसरी तरफ भी NH3 के रेस्पेक्ट में ही फेशियल बनाना, ओके। ये गलती मत करना बस, कि अगर ट्राइंगल इधर NH3 का लेते हो, अगर ए के रेस्पेक्ट में ट्राइंगल इधर लेते हो, तो फिर ये वाला ट्राइंगल भी ए के रेस्पेक्ट में ही लेना। ये बस, ये ना, बस ये सही ध्यान रखने का, वो टेक्निकली गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि एक दूसरे के लिए ही फेकमर होते हैं वो। ओके बेटा, ठीक है ना, मतलब जैसे मैंने ये बोला है ना आपको, ये देखो, ये ए का ट्राइंगल मैंने इधर लिया है, तो मैंने इधर ए का ट्राइंगल लिया है, लेने को मैं बी भी ले सकता था, और मैंने बना भी लिया था, पर मैंने फिर उल्टे लिखे थे, वापस याद करो, क्योंकि वो फिर सही नहीं होता, गलत माना जाता है उसको। ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में होते हैं ये। आओ, आओ सैया। इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चले बेटा। अब ये सारा पार्ट आपका जो है वो जल्दी जल्दी अपन कवर करेंगे, ये सब मतलब ये सब याद रखने वाला चीजें हैं सारी कुछ, और फिर उसके बाद सवाल सोच देंगे। आ जाइए, आ जाइए फिर। देखो, सबसे पहले ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो यूज्ड इन द टेस्ट ऑफ Fe। देखो, इसका कहाँ कहाँ टेस्ट होता है, इसका टेस्ट होता है Fe3+ के में टेस्ट होता है, Cu2+ के आयंस में टेस्टिंग में होता है ना, Fe3+ Cu2+ ऐसे। ए बॉय, बंद कर। Cu2+ और यहाँ पे Zn2+ आयंस, है ना, यूज इन द टेस्ट ऑफ Fe3+ Cu2+ एंड Zn2+ आयंस के टेस्टिंग में यूज होता है। पहला K4FeCN6। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है ये टॉपिक। उलंग की रिद्धि, इतनी भी जिद्दी मत हो तू। हाँ ये पार्ट है, क्यों नहीं है, ये तो पूछेगा वो। K4FeCN6 तो उसका फेवरेट मॉलिक्यूल है नीट का। ओ भाई चल फटाफट, चल। जैसे हमने यहां सैंपल लिया, देखो हमने यहां क्या ले लिया, K4
यहां हमने ले लिया आयरन प्लस। देख, अगर मान लो हमको आयरन 3+ की टेस्टिंग करनी है, तो हमारे पास अगर एक कोई ऐसा सैंपल है जिसमें आयरन 3+ है, तो हम यहां लेंगे क्या, K4FeCN6। क्या लेंगे, K4FeCN6। ऐसा ही लेंगे बेटा, ये लो, ऐसा ही लेंगे, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा वो सुन लो, याद करने का तरीका भी बता दूंगा कि जितने पोटेशियम उतने आयरन चिपका दो। तो पहले क्या बनाओगे, Fe4। क्या बनाओगे बेटा, Fe4। Fe4 बनाओगे। फिर जितने आयरन हो अंदर वाला एकदम सेम रखो, FeCN6। FeCN6 अंदर वाला एकदम सेम रहेगा, और जितना यहां आयरन हो उससे एक कम इधर लिख दो। कॉम्प्लेक्स याद करने का तरीका समझ आया? क्या बोलूं, वापस बताओ, वापस बताओ क्या बोला मैंने, कि FeCN6 अंदर वाली कोर तो एज इट इज रहेगी, ठीक है, एज इट इज रहेगी। और करना क्या है आपको, Fe3 है ना, तो इसका मतलब है आयरन जो है वो क्या होगा, +3 में ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, आयरन अगर आप +3 के आयरन की बात कर रहे हो, तो ये +3 वाला आयरन इस पोटेशियम को रिप्लेस कर रहा है, देन डेफिनेटली ये जो बाहर बैठा हुआ आयरन है ये +3 में है। जो बाहर बैठा हुआ आयरन है वो क्या है, +3 में है। विश्वास नहीं होता, करके दिखा देते हैं, आइए। इसका मतलब क्या है, आप समझना मेरी बात को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहां पर इस डब्बे पर, और अगर इस Fe3+ की मैं बात करूं, तो इस डब्बे पर अगर, इस डब्बे पे अगर मैं 4- लिख दूं, तो बताओ ये 4 जो माइनस हैं ये तो इसके पैरों में आ जाएंगे, ये हमने सीखा हुआ है, ये इसके पैरों में और ये इसके पैरों में। अब देखो क्या फॉर्मूला बन रहा है, Fe के नीचे कितना लगेगा, 4। Fe और इस डब्बे पे कितना लगेगा, इस डब्बे पे कितना लगेगा, 3, क्योंकि ये 3 है तो इस डब्बे पे 3 लग गया, देखो नीचे। ये ऐसा है, तो इसका मतलब क्या हुआ फिर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अंदर वाला कॉम्प्लेक्स है ये FeCN6 4- है। ये अंदर वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो FeCN6 4- है, और बाहर वाला आयरन तो +3 में हमारे पास आ ही गया। तो अब अंदर वाले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसको छोड़ो, अंदर वाले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो बेटा, ये तो +2 में आएगा ना। अंदर वाला +2 में आ गया, बाहर वाला +3 में है। अंदर वाला आयरन +2 में है, बाहर वाला +3 में है। अब मैं बोलूं आप इसका IUPAC नाम लिखो, है ना, तो सबसे पहले याद रखना बेटा, आप इस तरह का IUPAC जब बाहर डब्बे के अंदर और बाहर दोनों डी ब्लॉक के हो, तो डी ब्लॉक वालों को सम्मान दिया जाता है। डी ब्लॉक वालों को क्या दिया जाता है बेटा, सम्मान दिया जाता है। इसका नाम लिखना पड़ेगा, इसका नाम लिखना पड़ेगा आयरन, क्या लिखना पड़ेगा, आयरन 3, क्योंकि बाहर वाला 3 है। आयरन 3 बाहर वाले का। अब डब्बे का नाम लिख दो, ये सब तो आपको वैसे ही भी पता है, डब्बे का नाम तो आप, K4FeCN6 में डब्बे का नाम क्या होता है, तो जो बाहर पोटेशियम है उसको छोड़ दो, K4FeCN में FeCN6 4- का नाम लिख दो। कैसे लिखोगे, हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2, ये नाम हो गया इसका, आयरन 3 हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2, ये हो गया, ठीक है बेटा। ये जो +3 वाला होता है इसको बोलते हैं फेरी, इसको क्या बोलते हैं बेटा, फेरी। और +2 वाले को बोलते हैं फेरो, तो इसका नाम हो गया फेरी फेरोसाइनाइड। एक और नाम होता है इसका क्या, फेरी फेरोसाइनाइड। एक और नाम होता है इसका प्रशियन ब्लू। प्रशियन ब्लू गलत मत सुनना। यस, बताओ। दामाद जी आउट हो गए भैया। चलो, ओके, क्लियर है अब, ये समझ आया, ये प्रशियन ब्लू है, ठीक है बेटा। हाँ जी, फेरी, +3 वाले को बोलते हैं फेरी, +2 वाले को बोलते हैं फेरो। तो बाहर 3 अंदर 2, फेरी फेरोसाइनाइड, ऐसे सीक्वेंस में बोलो, फेरी फेरोसाइनाइड, ये हो गया फेरी फेरोसाइनाइड। क्लियर है भाई? इसके अलावा जो ये छोटे मोटे टेस्ट है वो भी देख लो, है ना। ये तो हो गया ए। बी वाले में क्या आएगा कि अगर कॉपर 2+ है
तो अगर आप K4FeCN6 लोगे, है ना, K4FeCN6 लोगे तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा Cu2FeCN6। क्या बनेगा ये, Cu2FeCN6। चॉकलेट ब्राउन कलर होता है ये, क्या होता है ये, चॉकलेट ब्राउन कलर। अगर कॉपर होगा तो चॉकलेट ब्राउन कलर आ जाएगा। सी, अगर जिंक+2 होगा और आपने K4FeCN6 मिला दिया, अगर जिंक हुआ और आपने K4FeCN6 मिला दिया तो बनेगा ZN2FeCN6। चाहो तो आप इनके नाम लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चाहो तो आप इनके नाम लिख सकते हो, कोई भी बड़ी बात नहीं है। लो, और ये कितना आएगा यहाँ पे, ये देखना इस बात को, ये है आपका ब्लूइश वाइट कलर होता है थोड़ा थोड़ा, मतलब उजाला वाला कलर, नील लगी हुई, है ना, नील लगा हुआ सफेद कलर कैसा होता है, वैसा सा होता है बेटा, ये ब्लू वाइट कलर होता है ये। ठीक है, ओके बेटा, आगे बढ़े, नोट करो फटाफट। लो यार, सारा का सारा सपना टूट गया। Cu4 नहीं आएगा बेटा, वो ऊपर वाले के लिए कंफ्यूजन होता है, इसलिए सिखाया था जुगाड़। एक्चुअली आप Cu4 करके उस डब्बे पे फिर नीचे लिखोगे तो वो बात वही बैठेगी, इससे बेटर है यही वाला याद कर लो। आगे बढ़े। सर सच में नींद, सच में समझ नहीं आ रहा है, विपिन कुमार बार बार कहने की कोशिश कर रहा है कि सच में समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, कितने परसेंट लोगों को समझ आ रहा है, कितने परसेंट लोगों को समझ आ रहा है, बता देना। विपिन कुमार के मुंह पे तमाचा मारना है हमको। चलो, मैं भी रिस्क हो सकती, करे, लो। ये 1.5 साल बाद तो ये अंगूठे आते हैं तुम्हारे। कॉल खुद ही रुक गया। ठीक है, रिजल्ट, ओह अफसोस, बाकी लोग मैच देख रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरे चलेगा, 89% में मैं सेटिस्फाई हूँ, चलो हटो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आ जाओ, बदला लूंगा बेटा मैं तुम्हारा, इससे देख लेना, 89% ही आया ना, बदला लूंगा, मैं बता रहा हूँ मैं, गलत बात है तुम। लो, ये जो K3FeCN है वो पीछे K4FeCN6 था, ये K3FeCN6 है। ये यूज होता है इन द टेस्ट ऑफ Fe2+ आयंस। अब देख लेना, ठीक है, वो हमने Fe3+ के लिए टेस्ट किया था, यानी अब हमारे पास सैंपल में कौन से आयन होंगे, Fe2+, और क्या लिख देंगे यहाँ पे, K3FeCN6, क्योंकि
इस कॉम्प्लेक्स में और उधर वाले कॉम्प्लेक्स में कंफ्यूजन होता है, इसीलिए इसके लिए वो तरीका बताया था मैंने कि भाई बाहर, एक सेकेंड, वो बताया था कि बाहर जितना है उतना तो Fe लिख दो, तो Fe3 हो गया, ठीक है, और उसके बाद एक कम कर देना उधर FeCN6, और यहाँ पे नीचे 2 कर दो, है ना? जितना पोटेशियम उतना आयरन लगा दो, फिर जितना आयरन लगाया उससे एक कम इस डब्बे पे चार्ज लगा दो। ये बता रहा था मैं, क्यों? क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में और उस पहले वाले कॉम्प्लेक्स में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए बताया बेटा। खैर एनीवेज, इससे पता चलता है कि इस Fe पे 2 प्लस है और इस डब्बे पे 3 माइनस है, तभी तो आपने ये किया होगा। तो पता चल गया कि डब्बा जो है वो -3 चार्ज वाला है, और ये बैठा हुआ बाहर जो है वो 2 प्लस है। अब इसको क्या बोलेंगे हम? फेरो बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम? फेरी बोलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अब कितनी आएगी? +3 आएगी, अंदर वाले की +3 आएगी, बाहर वाले की +2 आएगी। इसका नाम लिखो बेटा, पहले तो वो लिखो आयरन, फिर अब क्या लिखोगे? 2, अब क्या लिखोगे? हेक्सासाइनाइडो फेरेट। लेकिन इस बार जो आएगा वो 3 आएगा, बस इतना ही फर्क है, 2 अदर, 2 इधर 3 उधर। 2 वाले का नाम फेरो होता है बेटा, 2 वाले का नाम क्या होता है? फेरो। तो अब बोल देंगे इसको फेरो फेरी साइनाइड। उसका था फेरी फेरोसाइनाइड, है ना? और इसका नाम होता है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है टर्न बुल्स ब्लू। क्या नाम होता है इसका? टर्न बुल्स ब्लू, ये नाम होता है इसका, ये नाम होता है। देखो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? टीयू से। टीयू, टीयू वाला 2 से स्टार्ट होता है। देसी एमडीजे। कंफ्यूजन तो 2 ब्लू में होता है ना, कि प्रशियन ब्लू और टर्नबुल्स ब्लू में कौन सा फॉर्मूला सही होगा। वो पूछ लेगा इसका यूपीएससी नाम बताओ, तो तुमको पता है कि टीयू वाले में बाहर 2 से स्टार्ट होता है। टीयू वाला 2 से, 2 वाला 2 से स्टार्ट होगा बेटा, 2 वाला 2 से स्टार्ट होगा, 2 वाला 2 से स्टार्ट होगा, मतलब ये बाहर 2 वाला जो भी होगा, तो फिर जैसे ही पता चलेगा बाहर 2 वाला, फॉर्मूला भी बन जाएगा, फेरो फेरी भी बन जाएगा, और नाम भी आ जाएगा अपने आप। ठीक है भाई, आओ। फिर आता है K3CuCN4। फिर क्या आता है बेटा? K3CuCN4। ये जो 2 कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में सवाल आ चुका है। देखो, पिछले 2 कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं टेस्ट में, आगे जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं उस पर ध्यान रखना। फॉर्म्ड ड्यूरिंग टेस्ट ऑफ Copper 2+ आयंस। Copper+2 के टाइम पे ये फॉर्म होता है, क्योंकि इसमें बना हुआ जो बैठा हुआ कॉपर है वो तो +1 में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले क्या हो, जैसे Copper 2+ है, ठीक है, फिर आपको क्या लेना है? यहाँ पे Copper 2+ है, केसीएन लेना है। क्या लेना है बेटा? केसीएन, एक्सिस, एक्सिस में केसीएन लेना है। केसीएन जब जाएगा तो क्या होगा? देखो, केसीएन जब जाएगा तो क्या होगा? केसीएन जब जाएगा तो पहले कॉपर जो है वो कहाँ आएगा? +1 में आएगा, ठीक है। पहले तो ये साइनाइड आयन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ये फर्स्ट स्टेप है। सीएन साइनाइड वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट। पहली स्टेप में उसने क्या किया? Copper+2 को +1 में रिड्यूस कर दिया। पहले तो साइनाइड ये करेगा, फिर आपने एक्सेस कैसियन ले रखा है। एक्चुअली एक्सेस कैसियन यहां नहीं लिखते हैं, ज्यादा सही चीज ये हो जाएगी, है ना? एक्सेस कैसियन यहां नहीं लिखते हैं, एक स्टेप और कैसियन हम ले लेते हैं, मतलब एक्सेस का मतलब है मैंने दूसरी बार ले लिया। तो कैसियन यहां पे है, कैसियन यहां पर है, लगातार अगर उस सॉल्यूशन में कैसियन है तो अब यहां पे साइनाइड जो है, अब जो साइनाइड है वर्क एज लिगेंड, ठीक है। और क्या बन जाएगा? वही K3CuCN4। क्या बन जाएगा बेटा? K3CuCN4। ये लो, K3CuCN4 बन गया।
ये, ठीक है, ये वाला। और अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, H2S के साथ, तो नो रिएक्शन। H2S के साथ रिएक्शन नहीं करता ये। नीचे वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो कब बनता है, फॉर्म ड्यूरिंग द, ये सब ऐसे के ऐसे ही पूछे जाएंगे, टेस्ट वगैरह है ऐसे ही होंगे, फॉर्म ड्यूरिंग कैडमियम 2+ आयंस टेस्ट। ठीक है, ये देखो ये क्या बनेगा, कैडमियम, कैडमियम 2+, ये KCN के साथ रिएक्शन करेगा, ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो ये +2 में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि कैडमियम को रिड्यूस नहीं कर पाओगे आप, कैडमियम +2 में स्टेबल होता है। तो कैडमियम जो है, कॉपर एक्चुअली +2 से +1 में जाना चाहता है इसलिए चला गया, तो अब क्या बनेगा, K2CdCN4, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, यही कॉम्प्लेक्स जिसकी हम बात करें ये बन गया। आप अगर इसको H2, फर्क क्या है ऊपर वाले में और नीचे वाले में, अगर इसकी रिएक्शन अगर आप H2S के साथ कराते हो तो ये टूट जाता है कॉम्प्लेक्स, CDS बन जाता है, वहां क्या बन जाता है, CDS, येलो प्रेसिपिटेट, क्या बन जाता है इसका, येलो प्रेसिपिटेट। अगर अब आपसे पूछा जाए कि स्टेबिलिटी बताओ, अगर अब आपसे पूछा जाए कि K3CuCN4, K3Cu, K3CuCN4 और K2CdCN4 में कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन बताएगा, कौन ज्यादा स्टेबल है बताओ, इनकी स्टेबिलिटी की बात बताओ, कौन ज्यादा स्टेबल होगा बेटा। K3CuCN4, ये देखो, तो इसने क्या किया था, ये एक्चुअली टेस्ट, इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, जो टूट गया और जो नहीं टूटा किसी रिएजेंट। एक्चुअली जो इम्परफेक्ट और परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, वो रिएजेंट के रेस्पेक्ट में बोले जाते हैं बेटा। कभी भी इम्परफेक्ट और परफेक्ट कॉम्प्लेक्स की बात विद रेस्पेक्ट टू रीएजेंट की जाएगी। यहां पर जो रीएजेंट है वो H2S है, मतलब हम जिससे रिएक्शन करवा रहे हैं वो H2S है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है विद रेस्पेक्ट टू H2S, तो आंसर है यस, क्योंकि ये इसका कुछ नहीं बिगड़ा, नो रिएक्शन। क्या ये इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है विद रेस्पेक्ट टू H2S, तो इसको बोलेंगे यस। ऐसा कॉम्प्लेक्स जो अंदर से ही टूट जाए उसको बोलते हैं इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। जिसके अंदर की बॉन्डिंग टूट जाए, डब्बे के अंदर की बॉन्डिंग टूट जाए किसी केमिकल रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर, वो कॉम्प्लेक्स उस पर्टिकुलर रिएक्शन, उस पर्टिकुलर रिएजेंट के रेस्पेक्ट में इम्परफेक्ट कहलाता है। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर आप परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन लिख रहे हो तो जरूर लिखो, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो नहीं टूटते हैं, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो टूट जाते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना, ये परफेक्ट इम्परफेक्ट जनरल स्टेटमेंट नहीं है, ये ऑलवेज रिएजेंट के रेस्पेक्ट में बोला जाएगा कि किस रिएजेंट के रेस्पेक्ट में आप परफेक्ट। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स को जब आप कंपेयर करोगे तो रिएजेंट सेम होगा। हमने H2S के रेस्पेक्ट में एक को परफेक्ट और दूसरे को इम्परफेक्ट बोला है, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो ये स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी। क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स हो गया, नहीं टूटा, तो हम स्टेबिलिटी ज्यादा बोल देंगे इसकी। अब आप बात बताओ कि क्या आप चार्ज से ये काम देख सकते हो कि नहीं ना। ये देखो कॉपर +1 में है, को कैडमियम +2 में है ना। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो EAN रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी देख लेना, तो वो सब पुरानी बातें हैं। एग्जैक्ट रिजल्ट यहां से आता है, ठीक है, स्टेबिलिटी का। तो ये बेसिकली उन सारे पुराने रूल का एक एक्सेप्शन है, ये एग्जैक्ट डेटा है कि H2S के साथ ये नहीं टूटता और ये टूट जाता है, तो इसको हम स्टेबल बोलते हैं। उम्मीद से पढ़ सकते हैं, उम्मीद से तो कुछ भी कर सकता है आदमी बेटा, कुछ भी। उम्मीद से पढ़ ले तू, पढ़ ले उम्मीद से, जा पढ़ ले, पढ़ ले, है ना। ये होता है आपका नेस्लर रिएजेंट, इसके साथ बेसिक मीडियम ले लो, नेस्लर रिएजेंट यूज्ड इन टेस्ट ऑफ अमोनियम आयन।
अमोनियम आयन की टेस्टिंग में यूज होता है। इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। यूज्ड इन Na2+, यूज्ड इन टेस्ट ऑफ Ni2+ आयंस, है ना। रोजी रेड पीपीटी वगैरह पूरा पढ़ा है, NiDMG2। उसके अलावा ये जो दिख रहा है ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। यहां मैं कुछ और लिख रहा हूं, देख लेना। एक होता है यूज होना, एक होता है बनना। फॉर्म्ड ड्यूरिंग नाइट्रेट आयन टेस्ट। और ये हम सब सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ेंगे। ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है बेटा, है ना। क्या नाम है इसका? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है ये बनता है, नहीं ये यूज होगा, यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ, यूज फॉर टेस्ट ऑफ, यूज इन द टेस्ट ऑफ S2- सल्फाइड आयंस। ठीक है, सल्फाइड आयन जो है, किसी सैंपल में अगर सल्फाइड आयन है और अगर आपने SnP मिला दिया, अगर सल्फाइड आयन है और आपने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिला दिया, तो वो कौन सा कलर बन जाएगा? पर्पल कलर आ जाएगा। पर्पल कलर हो जाएगा। सल्फाइड आयन है अगर, तो पर्पल कलर आ जाएगा। ये आपकी मेटलर्जी होती थी, उसमें पता लगता था कि एक मॉन्ड्स प्रोसेस होता था। अब तो है नहीं नीट में तो, ये वाला। और ये सब भी आपके फॉर्म ड्यूरिंग द मेटलर्जिकल प्रोसेस, है ना। जैसे ये वाले हैं, तो ये आपका मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, ये सारे के सारे मैक आर्थर। तो अब एक्चुअली अब इनके आने के चांस कम है। क्यों? क्योंकि ये मेटलर्जिकल प्रोसेस है और मेटलर्जी हट चुका है। अगर फिर भी दिए हुए हैं तो सिर्फ नाम जो है वो ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। ये चीजें थोड़ी सी लास्ट लेक्चर है, जितना जल्दी कवर करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे उतना जल्दी आएंगे। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, इसका जो सिस फॉर्म होता है ना, वो सिस फॉर्म जो होता है वो जैसे ये वाला बनेगा, ये प्लेटिनम बनेगा, है ना। अगर मैं NH3 के रेस्पेक्ट में इसको बना दूं तो ये ट्रांस हो गया। ये क्या हो गया बेटा? ट्रांस। और अगर मैं इसका सिस बना दूं तो वो क्या सा हो जाएगा? NH3 Cl ये हो गया सिस। क्या हो गया? सिस। इसका जनरल नाम होता है सिस्प्लेटिन। क्या नाम होता है बेटा? सिस्प्लेटिन। एंटी कैंसर होता है ये सिस्प्लेटिन। इसका जो सिस फॉर्म होता है वो हमारे काम का है। ट्रांस जो है वो, ट्रांस हमारे लिए एंटी कैंसर का काम नहीं करेगा, इसकी सिस फॉर्म जो है वो एंटी कैंसर का काम करेगी, सिस्प्लेटिन। एक स्लाइड ले भाई। ये जो आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, ये फोटोग्राफी फिक्सिंग के टाइम पे बनता है। फोटोग्राफी फिक्सिंग के टाइम पे बनता है ये वाला, है ना। फोटोग्राफी फिक्सिंग का मतलब क्या है? फोटोग्राफी में जो अनडीकम्पोज्ड, अभी बता दूंगा ये क्या है, AgBr होता है, उसके साथ Na2S2O3, जिसको बोलते हैं हाइपो। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइपो सॉल्यूशन, सोडियम थायोसल्फेट हाइपो सॉल्यूशन। नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है वो जो कॉम्प्लेक्स आपको ऊपर दिख रहा है, Na3Ag, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, S2O3 और 2, ये बना देगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब सुनो होता क्या है। पुराने जमाने में वो रील वाले फोटो होते थे, आजकल नहीं चलता ये रील याद है? रील कैमरा की है, रील, रील याद है कैमरा की? रील वाले फोटो होता था, रील रील, जिसमें पीछे रील लगती थी, वो ब्लैक एंड व्हाइट नेगेटिव वाला, वो चलता था। उस नेगेटिव पे, एक्चुअली जो वो नेगेटिव है उसके ऊपर किसकी कोटिंग होती थी? AgBr की।
इसकी कोटिंग होती थी बेटा AgBr की। उस नेगेटिव के ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड कोटेड होता था, सिल्वर ब्रोमाइड, ऐसे सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो क्या होता था, कोटेड होता था। उस नेगेटिव के ऊपर किसकी कोटिंग होती थी बेटा, लेयर सिल्वर ब्रोमाइड की होती थी। अब जैसे मैं यहां पे ऐसे खड़ा हूं, कैमरा मेरा फोटो लेता था और मेरे ऊपर एक लाइट आती थी जो मुझसे टकरा के वापस कैमरा में जाती थी। मेरे पे एक ऑब्जेक्ट होता था, लाइक मैं खड़ा हूं, मेरा फोटो खींचना है, तो मेरे ऊपर एक फ्लैश लाइट आएगी और मुझसे टकरा के वापस कैमरा में जाएगी। जब वो मुझसे टकरा के कैमरा में जाएगी तो मेरी शेप जो है वो इसमें अपने आप बन जाएगी। मतलब मान लो ये मैं बन गया, लो ठीक है, ये मैं बन गया ऐसे, मेरी शेप बन जाएगी इसमें, यहाँ पे ऐसे। मैं यहाँ खड़ा था भैया, मैं खड़ा था यहाँ पे ऐसे, ये लो मैं आ गया यहाँ पे, अब मैं बन गया। तो जहां जहां पे वो लाइट वापस आई ऑब्जेक्ट से, जहां जहां पे वो लाइट वापस आई, तो लाइट की वजह से वो AgBr जो है, वो लाइट, मतलब ये देखो एच न्यू लिख रहा हूं मैं, एच न्यू का मतलब क्या है, लाइट है, वो सिल्वर में कन्वर्ट हो गया। तो फिर हम उस नेगेटिव को ऊंचा करके देखते थे लाइट में, तो जो फोटो वाला होता था वो तो सफेद दिखता था, जो मेरी इमेज है वो तो व्हाइट व्हाइट दिखती थी। वो व्हाइट व्हाइट इसलिए दिखती थी क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड से वो सिल्वर में कन्वर्ट हो गया था। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना था कि AgBr जो है, AgBr, और हमारे को एक हिदायत दी जाती थी, शायद आपके जमाने की बात नहीं है ये, हमको एक चीज बोली जाती थी कि कैमरा जो है धूप में मत रखना और इसकी रील तो गलती से भी मत निकाल देना। एक बार आपने रील निकाल दी तो आपके फोटो खराब हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने रील निकाल दी तो उसको धूप में नहीं ले जाना है। अगर आपने सारे फोटो खींच लिए, करीब 30 to 36 फोटो होते थे एक रील में, उतने खींच लिए, तो अब आपको ये सेफ रखनी है, ये लेबोरेटरी में जाके ही क्लियर होगी। ऐसा नहीं कि आपने रील निकाल दी, धूप में रख दी, तो सब जगह खराब हो जाएगा। सारी जगह जो बचा हुआ AgBr है वो भी Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हम नहीं चाहते। तो हम क्या करते थे, हमारा फोटो खींचा, अब हमारा फोटो फोटो वाली जगह पे हम सफेद सफेद दिखते थे। क्यों? क्योंकि फोटो फोटो वाली जगह पे लाइट गिर गई और वो सिल्वर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर वो फोटो हमको देखना है, अगर वो फोटो हमको देखना है तो उसकी फिक्सिंग की जाती थी। फिक्सिंग का मतलब उसको किसी कार्ड पे फिक्स करके फोटो निकाला जाता था, फोटो बनाना बोलते थे जिसको, फोटो बना रहे हैं साहब। तो वो रील वाला क्या करता था, एक अंधेरे कमरे में जाता था, डार्क रूम बोलते थे उसको। क्यों जाता था वो अंधेरे कमरे में? क्योंकि लाइट नहीं चाहिए वहां पे। जब वो फोटो बनता था तो वो एक जो भी फोटो लैब होती थी उसमें एक अंधेरे में कमरा होता था, वहां पे लाइट नहीं होती थी, क्योंकि उसको पता है कि जब वो फोटोग्राफी फिक्सिंग करेगा तो उस वक्त लाइट नहीं चाहिए, क्योंकि अगर लाइट हुई तो ये जो बचे हुए हैं ये भी खराब हो जाएंगे। मतलब ये जो अनडीकम्पोज्ड AgBr है ना बेटा, ये अनडीकम्पोज्ड AgBr, हमको इस अनडीकम्पोज्ड AgBr को सॉल्यूबल करना है। तो जब फोटो बनता था तो ये इस तरह की नेगेटिव को सोडियम थायोसल्फेट यानी हाइपो के साथ रिएक्शन करवाई जाती थी और इसको सॉल्यूबल बना के हटाया जाता था, इसको सॉल्यूबल बना के हटाया जाता था। तो फोटोग्राफ को जब फिक्स करते थे, ड्यूरिंग द फोटोग्राफी फिक्सिंग, ये जो बचा हुआ AgBr है ये लाइट से नहीं हटाते थे, लाइट से हटा तो खराब हो जाएगा। वो किससे हटाते थे? बचा हुआ जो AgBr है, ये वाला जो बचा हुआ AgBr है, ये किससे हटाते थे? अनडीकम्पोज्ड AgBr, इसको थायो से हटाते थे और एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना के साइड में से निकालते थे और बीच वाली फोटो हमको नजर आ जाती थी। ठीक है, ये कैमरा आता था वो यूं 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 घुमाने वाला। ठीक है बेटा, ये उस टाइम बनता था। क्लियर है? ठीक है। फेरोसिन हम पढ़ चुके हैं, फेरोसिन जो है हम पढ़ चुके हैं, पाई बॉन्डेड OMC होता है। ठीक है, पढ़ चुके हैं। जीस सॉल्ट भी हम पढ़ चुके हैं, इस तरह से होता है PT, है ना, Cl और ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और यहाँ से इसकी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउडी आएगा और ये यहाँ क्या हो जाएगा आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये Cl। ठीक है भाई, ये आपका जीस सॉल्ट है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। ये माइनस लगा दो और यहाँ पे K+ लिख दो, लो बस। ठीक है।
ये जी सोल्ट होता था। पढ़ चुके हैं, ये भी हमारा पाई बॉन्डेड ओएमसी है, पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई। बाकी ये चीज लिखी हुई है, आप खुद देख सकते हो। हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय द सिंपल टाइट्रेशन विथ Na2 EDTA। EDTA कॉम्प्लेक्स से होती है ना। और ये चीज हम पीछे कर चुके हैं, लाइक NiCO4 हो गया, Na2ZnCN4 हो गया, ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स होंगे मेटलर्जिकल प्रोसेस में, है ना। एन ये वाले है ना, ये वाले, ये देखो, ये NaAgCN2, NaAuCN2, ये वाले, ये कॉम्प्लेक्स है। यहीं पे वापस लिख रहा हूँ, NaAgCN2, NaAuCN2, वही वाले हैं, ये कॉम्प्लेक्स में हो गया। ये अगला है रोडियम कॉम्प्लेक्स, विल्किंसन कैटलिस्ट। डायरेक्ट पूछेगा बेटा वो सवाल, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पूछेगा? विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला, और विल्किंसन कैटलिस्ट में कौन होता है मेटल, वो पूछेगा। ठीक है। इज यूज्ड फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। ये वाला वो है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है पूरी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, द डेवलप्ड फिल्म इज फिक्स्ड बाय द वॉशिंग विद द हाइपो सॉल्यूशन डिसॉल्व विद द अनकंपोज्ड AgBr टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स, जो कि हमने पीछे बना रखा है। ये आप लिख सकते हो, बाद में लिख देना, इसको अभी मत लिखो बैठ के। EDTA is used in the treatment of लेड पॉइजनिंग। एक्चुअली द कैल्शियम EDTA यूज किया जाता है। इसके अंदर कौन से EDTA जो है वो किस में यूज किया जाता है? कैल्शियम EDTA यूज किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है बेटा? कैल्शियम EDTA। सिस्प्लेटिन इज यूज्ड एज एंटी कैंसर। ठीक है। अगला पॉइंट 7वां, पहले मैं अपनी भाषा में समझा देता हूं। ठीक है भाई, अपनी भाषा में समझा देता हूं, सुनो कैसे। ये रहा एक सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन। फिर दूसरी बोतल में मेरे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स ज्यादातर सॉल्यूबल होते हैं। अब समझना मेरी बात को। मेरे को क्या करना है, मान लो मुझे ये आर्टिकल है, मेरे हाथ का जो कड़ा है ये आर्टिकल है, और मुझे उस पर गोल्ड की लेयर चढ़ानी है। गोल्ड प्लेटेड, सिल्वर प्लेटेड, ऐसे नाम सुना है आपने? सिल्वर प्लेटेड, गोल्ड प्लेटेड, नाम सुने हैं ये शब्द? सिल्वर प्लेटेड का मतलब है इसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग है। गोल्ड प्लेटेड का मतलब है इसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग है। अब गोल्ड की प्लेटिंग चढ़ानी है तो गोल्ड को लिक्विफाई करना पड़ेगा। गोल्ड को क्या करना पड़ेगा? लिक्विफाई करना पड़ेगा। एक अच्छा सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा जिसके अंदर सोना जो है वो सॉल्यूबल हो जाए। ठीक है। तो एक तो मैं बना दूं नॉर्मल सॉल्यूशन, और एक मैं बना दूं कॉम्प्लेक्स वाला सॉल्यूशन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाले सॉल्यूशन में गोल्ड बहुत अच्छे से सॉल्यूबल होगा। कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है, कॉम्प्लेक्स आर मोर सॉल्यूबल देन नॉर्मल सॉल्ट्स। कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स को छोड़ दो तो वो प्रेसिपिटेट होते हैं, अदरवाइज ऑल कॉम्प्लेक्सेस आर सॉल्यूबल। तो जो कॉम्प्लेक्स होता है वो बहुत अच्छे से सॉल्यूबल होगा। तो मैंने क्या किया, एक नॉर्मल सॉल्यूशन में गोल्ड को घोल दिया, सॉल्यूबल कर दिया, और एक कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन बना दिया गोल्ड का। अब मुझे ये आर्टिकल पर प्लेटिंग करनी है, इस पर गोल्ड प्लेट चढ़ाना है। तो अगर मैंने नॉर्मल सॉल्यूशन में डिप किया या किसी और तरीके से मैंने उस पर प्लेटिंग करी, गोल्ड प्लेटिंग करी, तो वो मतलब उसकी सरफेस पे इवनली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो खुद गोल्ड जो अंदर है वो उतना अच्छे से सॉल्यूबल नहीं है। तो अगर कोई चीज इतना अच्छे से सॉल्यूबल नहीं है तो वो किसी और पे जब आप प्लेटिंग करोगे उसकी, तो वो बहुत अच्छे से उसके ऊपर स्मूथ सरफेस में उसकी प्लेट नहीं चढ़ पाएगी, कवर नहीं चढ़ पाएगा, लेयर नहीं चढ़ पाएगी। लेकिन अगर मेरे पास इस तरफ जो रखा है कॉम्प्लेक्स वाला, जिसमें मैंने गोल्ड सॉल्यूबल किया हुआ है, वो बहुत अच्छा सॉल्यूशन बना हुआ है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा मेटल उसके अंदर, उसमें अगर मैं ये अपना आर्टिकल डालता हूं तो इसके ऊपर बहुत अच्छे से जो है स्मूथ सरफेस के तौर पे सिल्वर की एकदम, सॉरी, गोल्ड की एकदम बहुत अच्छी की लेयर जो है वो चढ़ सकती है। तो लिखा हुआ है आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। एक्चुअली इलेक्ट्रोप्लेटनिंग होती है, करंट वरेंट से उससे कुछ किया जाता है। आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ सिल्वर एंड गोल्ड मच मोर स्मूथली एंड इवनली फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। मतलब अगर आपको सिल्वर चढ़ाना है किसी पे, तो आप सिल्वर का कॉम्प्लेक्स बना के फिर उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करो। आप गोल्ड का कॉम्प्लेक्स बना के फिर उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करो। ये नहीं कि आप और किसी में सॉल्यूबल करके चढ़ा दोगे, नहीं, तो ये ज्यादा पड़ेगा, है ना। और लिखा भी हुआ है कि सॉल्यूशन फ्रॉम द सिंपल मेटल आयंस, अगर आपको सिंपल सॉल्ट निकालने हैं तो उससे इतना अच्छा नहीं होगा। क्लोरोफिल आप सभी जानते हैं, उसमें मैग्नीशियम होता है। इट इज ऑल्सो एन कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ना। ये एस ब्लॉक का कॉम्प्लेक्स है मैग्नीशियम।
हेमोग्लोबिन जो आपको पता है एफी जो है, एफी का कॉम्प्लेक्स होता है, और साइनोकोबालामीन है ना, तो साइनोकोबालामीन ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन बी 12 होता है इसमें, इसको हम विटामिन बी 12 बोलते हैं। ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स होता है, कोबाला से याद रखना बेटा, ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स होता है। हीमोग्लोबिन में आपको पता ही है ना, आयरन का होता है। क्लोरोफिल आप सभी जानते हो मैग्नीशियम का होता है। तो ये सब आपको कभी भी किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, इनको जरूर एक बार पढ़कर जाइएगा। चलिए, मेरी तरफ से ये वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट है। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं करूंगा, जो आसान होंगे उस पे होमवर्क मार्क करके जाऊंगा ताकि तुम खुद से करो। पहला सवाल, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज? कम ऑन, चलिए बताइए। बोलो बोलो। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट है हमारा। हम सवाल की तरफ बढ़ चुके हैं। ये आपका MAA3 है, और ये क्योंकि ऑक्जेलेट भी तो सिमेट्रिकली होता है बेटा। और ये आपका MA3B3 है जो कि फैकमर वाला है। तो इसमें तो GI नहीं होगा, जीरो होगा, है ना। OI होते हैं दो, और SI भी होते हैं दो। MA3B3 में GI कितने होंगे बेटा? 2 होंगे। बात खत्म, चलो आगे। ये NCERT का क्वेश्चन है। पोल नहीं कराएंगे बेटा, 1 घंटे में 80 सवाल करने, पोल नहीं हो सकता। तेरे को पोल करना है तो तू दूसरी क्लास देख ले, किसी और टीचर से पढ़ ले जो सारा दिन पोल कराता है। कर ले जा, जा मैडमों से कर ले, मैडमों से कर लो, किसी से कर लो, यूट्यूब पे चले जाओ, पोल कर लो, जाओ यार। तुमको ये पोल पाल के चक्कर में करना है ना, कर लो, जाओ। और मैं तो तुमको एक चीज और बताता हूँ, जो सबसे अच्छा बच्चा होगा वो क्वेश्चंस को ऐसे करेगा ही नहीं मेरे साथ वीडियो में। वो तो वीडियो तब देखेगा जब उसके समझ नहीं आएगा। वो तो इसकी PDF आएगी जैसे ही और क्वेश्चन लगाना शुरू करेगा। जो जो सही बच्चा है वो PDF से सवाल करेगा। ये बैठेगा क्या एक एक सवाल में देखेगा क्या कैसे कर रहे हैं सर। मान लो मैं 80 सवाल कराऊंगा, 75 तुम खुद ही कर सकते हो, 5 नहीं आ रहे हैं तो 5 के सॉल्यूशन देख। लेके बैठेगा क्या 80 सवाल? पोल करा दो। अजीब आदमी है यार, पोल एक करा दूंगा, मेरी भी तनख्वाह आती रहेगी। ले करा दो इसी में। ले 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 ले, ले। खुश रहे तू भी, ले। कहाँ गया तू? पहले तो चैट बंद करो, पंचायती कम थोड़ी है। ले, करो पोल। पोल 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 से मुझे भी याद आया कि मेरे को भी मेल आया था कि आप पोल नहीं कराते हो। मैंने कहा मैं करा दूंगा पोल, बस। जल्दी करो, फिर टाइम नहीं है। पहले पोल बताओ, फिर लीडर बोर्ड खोलो, है ना। फिर फिर खुद भी इस आंसर को समझाओ, क्योंकि जिससे नहीं हुआ उसको तो समझाना ही पड़ेगा। अरे तो यार कोई मतलब है क्या, 1 मिनट लगाएंगे क्या इस सवाल में? फिजिक्स का सवाल है क्या ये? पहले तो मुझे ही देखने दो आंसर क्या है इसका। हम्म, लो, हो गया पोल। हो गया पोल, कर दिया पोल। जब नोट्स ढंग से रिवाइज नहीं कर रखे हैं तो पोल कराओगे क्या? 34% बच्चों ने तो आंसर गलत दिया है। ये जो बच्चे हैं सिर्फ ये 27.13%। लीडर बोर्ड खोलो अब इनके लिए। मृन्मयी शिंदे 1.64 सेकंड में आंसर कर दिया। ठीक है, श्याम, शुभम, अंतरिक्ष, क्रिश। अरे सब उड़ने वाले ही नाम आ रहे हैं यार, क्या हो गया? इतना टाइम थोड़ी है यार, इतने में 5 सवाल करा देता मैं।
ये क्लोरीन अंदर जा सकता है, नाइट्राइट बाहर आ सकता है, ये आपस में दोनों लिगेंड भी हो सकते हैं, इसीलिए पहली चीज ये MA4B2 है, इसीलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं होगा। काट दे काट दे काट दे, बचा ही नहीं ऑप्शन, बचा ही नहीं, बचा ही नहीं। लगा दे अब फिर। NO2 की वजह से लिंकेज तो दिखा ही सकता है, ONO NO2 ONO NO2 लिंकेज भी दिखा सकता है। आयोनाइजेशन अभी बताया, ये आपस में चेंज हो सकते हैं, दिखा सकता है। यस, MA4B2 में 2 GI होते हैं, जाके चेक कर ले, 0022234569 एंड 15 वाले में जाके देख ले, हो जाएगा। ऐसे ही किया था तो फिर दो। ये ऑप्टिकल पे किसने आंसर टिक किया MA4B2 में? है, बताओ किसने किया? ऐसे करोगे? वो खुद ऐसे ही करवाना चाह रहा था तुमसे कि ऑप्टिकल काट दे बावड़े, नहीं आ रहा है तो भी कर लेगा, वो खुद ही चाह रहा था ऐसे। द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये देख, ये क्या है, ये M है, ये क्या है, A2 है, और ये क्या है, B2 है। ये देख, याद आया, इसके 2 GI बनेंगे, इसके 2 GI बनेंगे, एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा, और सिस जो होगा वो एक्टिव होगा। तो टोटल SI कितने थे? 3 थे। ले, चल आगे चल। एम्स 2006 का सवाल है। ए पकड़ो भैया, अब भी नहीं समझ आ रहा है तो सामने रख लो वो लिस्ट, ठीक है? प्रैक्टिस तो तभी होएगी जब वो याद होएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ पेयर ऑफ एनेंशियोमॉर्फ्स, ऑप्टिकली एक्टिव पेयर्स, एनेंशियोमर्स? कौन देगा इसमें से एनेंशियोमर्स, बता। ये 6 6 वाले तो क्या देंगे, काट दे। ये 4 है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर देते ही नहीं है ऑप्टिकल। MA4B2 देगा नहीं, तो बचा क्या, सिर्फ ये बचा MAA2B2। इसके अलावा कुछ पूछ लेना तुमसे नीट वाला, मेरा नाम बदल दियो। इसका जो सिस है वो एक्टिव होगा, इसका जो सिस फॉर्म होगा वो एक्टिव होगा, ये दूसरा आंसर हो गया। इसमें लफड़ा लग रहा है मेरे को, ऑप्शंस तीसरा चौथा ऑप्शन पिछले वाले ही है, तीसरा चौथा ऑप्शन पिछले वाला ही है। डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये दे देगा। ये MAA है, ये दे देगा। ये MAA2B2 है, फिर आ गया इसका सिस जो है वो दे देगा। ये A4B2 नहीं देगा, और ये भी नहीं देगा। तो अगर हम इन ऑप्शंस को रख लें तो हमारे सामने आंसर आ जाएगा 3 और 4। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये पिछले ऑप्शंस जो हैं वो कॉपी हो गए हैं, कुछ और होगा यहाँ पे, मैं भी। आप कर लोगे, देख लेना, नेट पे देख लेना, AIPMT 2009 के सवाल में कौन नहीं दिखाएगा वो पूछ रहा है, तो ना ये दिखाएगा ना ये दिखाएगा। अभी हमारे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से यहां हो सकता हो ऑप्शंस अलग मिल जाएं आपको। मुझे लग रहा है ये पिछले क्वेश्चंस के ऑप्शन रिपीट हो चुके हैं, तो कोई बात नहीं, हमने उसके हिसाब से आंसर कर दिया, हम आंसर की गलत नहीं करेंगे। ये बेटा, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट आइसोमेरिज्म? कह रहा है कौन ऐसा है जो आइसोमेरिज्म ही नहीं दिखाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। MA2B2 है और स्क्वायर प्लेनर है, GI दे देगा 2। ठीक है, ये sp3 होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, निकाल लेना, कॉम्प्लेक्स सिखाया हुआ है सब कुछ, ये मत पूछना कि कैसे होगा, सिखाया हुआ है सब कुछ, VBT आती है, देख लेना। और ये MA4 हो गया, नो GI नो OI, बस, तो फिर आंसर आ गया हमारा। किसी भी तरह का इसमें आइसोमेरिज्म दिखाएगा ही नहीं है। ये दे देगा हमारा M ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे देगा। ये MA4B2 है, ये GI दे देगा। ये GI नहीं देगा, बट OI दे देगा। AIPMT 2009। Existence of two different colored complex with the composition of the CONS3 4Cl2। MA4B2 से क्या उम्मीद करोगे, इस कॉम्प्लेक्स से क्या उम्मीद करोगे? क्या इस कॉम्प्लेक्स में कोई आयोनाइजेशन आइसोमर हो सकता है? नहीं। कोई लिंकेज आइसोमर नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेशन आइसोमर के लिए 2 डब्बे चाहिए? नहीं है। लेकिन फिर तो एक ही बचा, इसका मतलब है इसके जो GI होंगे, 2 GI होंगे, सिस का कलर अलग होगा, ट्रांस का कलर अलग होगा। अब जाकर अपनी वर्नर्स थ्योरी NCERT में जाकर देखना, 2 बार बनाया हुआ है ऐसा सेम, और दोनों का कलर अलग अलग लिखा हुआ है, जाके चेक करना।
मैंने उस वक्त भी बोला था कि ये 2 बार लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, एक टेबल के अंदर सेम चीज 2 बार लिखी हुई है, लेकिन उनके कलर अलग अलग है, मतलब वो दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, एक सिस है और एक ट्रांस होगा। द कॉम्प्लेक्स सीओ, ये डब्बे डब्बे, ओ अल्लाह, ये कोई सवाल है? डब्बों में डब्बा, डब्बों में डब्बा, डब्बों में डब्बे जब होते हैं, लिंकेज नहीं होता है, आयोनाइजेशन नहीं होता है, ज्योमेट्रिकल ये देंगे नहीं, 6 6 6 6, ये सब के सब MA6 टाइप का है, नो GI। द ओनली ऑप्शन जो है वो थर्ड ऑप्शन है। लो नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स, ये MABCD है, कर लेना खुद, MABCD होमवर्क, और प्लेटिनम का है, करवा भी दिया है। कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर ये नहीं बताऊंगा बेटा, ये होमवर्क, ये सवाल नहीं बताऊंगा, सॉरी। इनमें से कौन बाइडेंटेड और डाइडेंटेड लिगेंड है, होमवर्क, सॉरी, इस तरह के सवाल नहीं करवाने के लिए बैठा हूं। द ऑक्सीडेशन एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ये भी कर लेना, ये भी कर लेना आप, होमवर्क में कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डीएमजी, डीएमजी इट्स ए टेट्राडे, ओह सिलेटिंग लिगेंड होता है, रिंग बनाता है, डोनर एटम नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है, ग्रेविमेट्रिक Ni+2 के लिए ये यूज होता है, बिल्कुल सही बात है। ओह टेट्राडेंटेड लिगेंड होता है क्या ये? नहीं ना, एक यूनिट 2 जगह से ही देती है, डाइमर में 4 जगह से डोनेशन होता है, पहला ही गलत है, पहला ही गलत है, ओह लो, यही ऑप्शन गलत है, ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट ए चिलेट, यानी कि ढूंढना है क्या, बाइडेंटेड ढूंढो, है ना, डेंटिसिटी मोनोडेंटेड नहीं होना चाहिए, ये बिस लगा दिया मतलब तो डाइडेंटेड है ही, ये तो हो गया चिलेट। पोटेशियम इथाइलिन डाइएमीन EN हो गया, ये भी हो गया, फिर छोड़ो, टेट्राएमीन डाइक्लोरिड, टेट्राएमीन डाइक्लोरिडो, ये इसमें नहीं है भैया, हमारा आंसर ये हो गया, ठीक है। यहां पर लिखा डाइग्लायोक्सीनेटो, डाइग्लायोक्सीनेटो, ग्लायोक्सीनेट बाइडेंटेड लिगेंड होता है ना, तो रिंग कौन बनाएगा जो मोनोडेंटेड नहीं है, तो ये 3 ऑप्शन में मोनोडेंटेड है, पहला दूसरा चौथा, तीसरे में कोई सॉरी 3 ऑप्शन में पहला दूसरा चौथा में बाइडेंटेड लिगेंड्स है। तुम बता दो अब पॉल करना है कि नहीं करना है, तुम्हारे ऊपर, मैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट कंडक्टिविटी इन एक्वस, ओह मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है, नंबर ऑफ आयंस ढूंढो, खेल खत्म, मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है, इनके कॉम्प्लेक्स बनाओ रे, CONH3 4 और Cl2 अंदर आएगा, एक Cl बाहर जाएगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमको 6 करना है तो CONH3 3 3 ही है तो दोनों Cl अंदर आएंगे और ये कुछ नहीं होगा बाहर, CONH3 5 लो 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 लो, एक Cl अंदर आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए 2 बाहर जाएंगे, ये लो, ये CONH3 6 सारे के सारे बाहर जाएंगे, लो भैया। अब देखो इसमें कितने आयन हैं, 4 आयन हैं, यहाँ कितने आयन है, 3 आयन्स हैं, यहाँ 0 आयन्स हैं और यहाँ पे 2 आयन्स हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी सबसे कम किसकी हो गई, दूसरे वाले की हो गई, लीस्ट इसी की होगी जिसमें आयन्स है ही नहीं। चलो फिर दूसरा आंसर देना पड़ेगा इसमें, 0 वाले को हम देंगे आंसर, लीस्ट पूछा है तो 0 वाला आंसर जाएगा, जब भी कभी लीस्ट पूछे और 0 दिख रहा हो तो वही आंसर जाता है। नेक्स्ट, इफ द EN ऑफ सेंट्रल एटम आयन X, अच्छा EN क्या होता था बताइए जरा, EN क्या होता था, EN एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय लिगेंड, ठीक है बेटा, तो इसको हमने एक काम किया N लिख दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या बच गया, ये कह रहा है कि आपके पास Z कितना है, इसका 28 है, 28 है, माइनस इसने कहा +2 है, मतलब -2 कर दूं, प्लस N निकालना है और EAN इसने दिया हुआ है 34, कर लो सॉल्व हो जाएगा, 26 + N
बराबर 34, एन बराबर हो गया 34 माइनस 26 कितना हो गया 8। 8 अगर मुझे इलेक्ट्रॉन मिले हैं तो लिगेंड कितने हो जाएंगे 4। आंसर हो गया दूसरा। 8 तो इलेक्ट्रॉन मिले हैं, 4 मोनोडेंटेट कह रहा है ना वो, तो एक एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन कितने लिगेंड देंगे 4 लिगेंड देंगे होंगे। ऐसे नहीं हो तो डायरेक्ट भी हो सकता है, पर क्या करें, आपको सिस्टमेटिक 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 करती है। नेक्स्ट, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इन ये निकाल लेना है। क्रोमियम का इफेक्टिव, क्रोमियम कितना 24 होता है, इसमें इसका +3 आ रहा है, +3 आ रहा है, क्रोमियम -3 प्लस ये 6 है, +12 कर दो, ठीक है कितना हो जाएगा ये 21। 21 + 12 कितना हो गया 21 21 2 33। क्यों भाई, सही है। भाई आवाज की दिक्कत आ रही है भाई, वैसा आवाज की दिक्कत आ रही है, देख करवा रहे हैं, सही करवा रहे हैं। पीछे करके चलो। अभी सही बता, चलो आगे बढ़े। विच गिव्स ओनली 25% मोल ऑफ द AgCl, हमारे पास 25% मोल AgCl। देखो अगर इसकी बात करोगे तो ये हमारे पास PtNS3 2 है ना, ये +2 में है। मुझे यहाँ दिक्कत लग रही है, दिक्कत लग रही है, दिक्कत लग रही है होना यहाँ पे। नहीं ये तो एक्चुअली +2 वाला है, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर रखेगा, तो ये Pt और NS3 अंदर चारों अंदर आएंगे और Cl4 बाहर आएगा, सॉरी Cl2 बाहर आएगा। तो ये तो स्क्वायर प्लेनर है, इसमें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखना है, तो ये तो सबके सब बाहर आ गए, तो ये तो 100% हो गया। फिर यहाँ पे देखो PtNS3 5 अंदर जाएंगे, एक Cl अंदर जाएगा और 2 Cl बाहर रहेंगे। 3 में से 2 बाहर आ गए, तो 66.66% जो है वो इसमें मोल आएगा। फिर यहाँ पे आएगा Pt, देखो मेरे को तो सारा करना पड़ेगा ना बेटा, 4 ये Cl2, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास, एक सेकंड रुक जाओ रुक जाओ, रुक जाओ, यहाँ Cl3 आएगा ना, हाँ ये सही है। तो 4 में से 3 अगर है तो यहाँ 75% आएगा, ठीक है, और यहाँ हो गया हमारे पास Cl2, तो अब ये 50% आएगा, और ये बचा हमारे पास नीचे, तो NH3 3 है, तो 3 Cl अंदर जाएंगे, एक ही Cl बाहर आएगा, ये हमारे पास 25% आ जाएगा, है ना, ये बाहर बाहर वाले का, बाहर बाहर वाले का, तो आंसर हो जाएगा कितना 4। आप मुझसे बेहतर हैं, जल्दी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट की अप्रोच से करते हैं और आप हमेशा आंसर को ढूंढते हुए देखते हैं। मतलब कई बार होता है कि सीधा आपकी नज़र जिस ऑप्शन पे पड़ती है वही हो रहा होता है, हमको सब कुछ समझाना पड़ता है। शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स है, लीनियर है, दो वाला है, किस सवाल है क्या है कुछ। शेप CrNS3, ये देखो क्या ये D3 है, देखो क्रोमियम +2 में क्या होता है बेटा D4, अभी कहाँ है क्रोमियम +3 में है, क्या है D3। D3 याद करो, D1 D2 D3 याद है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, ऑलवेज क्या होगा बेटा D2sp3 ऑक्टा होगा, याद है, और पैरा भी होगा, याद करो बस। तो पैरा और ऑक्टा ढूंढ लो, इसमें कहीं दिख रहा है क्या, ये रहा। पैरा और ऑक्टा ढूंढ लो, हो गया सवाल, आओ आगे।
रॉन्ग स्टेटमेंट संभालना है। हैलाइड लिगेंड वीक होते हैं, वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, सही बात है। हाई स्पिन का मतलब पेयरिंग नहीं होती है, उतनी की उतनी स्पिन रहती है, अच्छी बात है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड लो स्पिन बनाते हैं, सही बात है। Fe F6 3 मजाक कर दी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो ही नहीं सकता, आंसर हो गया थर्ड, क्योंकि ये आपके नोट्स में भी करवाया हुआ है। NiCl4 sp3 है तो नो डाउट sp3 हमेशा ही आउटर होता है, मैंने बताया ही था आपको, है ना। मतलब अगर अंदर का डी यूज नहीं होता है तो वो सब आउटर की कैटेगरी में आता है। ये लो, again, in which of the following molecules the central atom used orbitals of different quantum numbers in the hybridization? वो इनर ऑर्बिटल वाले केस, है ना। जैसे ये आपका sp3d है, ये आपका sp3d3 है, ये नॉर्मली मैंने 11th क्लास में सिखाया था। ये आपका मेरे ख्याल से dsp3 होगा ना, डिफरेंट क्वांटम नंबर, क्योंकि ये sp3 हो गया, ये sp3 हो गया। इसको सही कर देना भाई। ये लो, FeCO5, है ना, FeCO5 करवा रखा है मैंने। आयरन 0 में है, 3d6 4s2, फिर ये अंदर जाएगा, उसको 3d8 बन गया था, और 3d8 में एक डब्बा हमको मिल जाएगा आसानी से, ऐसे हमने कर लिया था ये। तो ये फिर ये हमने ले लिया था, एक S और 3p बाहर का ले लिया था, तो हमने लिया था ये वाले, ले लिए थे DsP3, करवा रखा है ये ओमलक्स। ठीक है। ए, जब अंदर वाला डी यूज हो तो डिफरेंट क्वांटम नंबर का होता है, 3d यूज होगा इसका, फिर ये 4 है तो डिफरेंट क्वांटम नंबर हो गया 4p। नेक्स्ट, FeF6 और FeCN6 मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकते हो आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये सवाल बताने की जरूरत नहीं है, आपके नोट्स में करवाया हुआ है, नोट्स में करवाया हुआ है। हाँ, लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है, ये दोनों के दोनों पैरामैग्नेटिक होंगे, लेकिन इसमें मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा आएगा और इसमें कम आएगा, क्योंकि इसमें पेयरिंग तो होएगी, लेकिन पेयरिंग उतनी ही करवानी है जितनी चाहिए। तो दो 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 तो सेम एज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ साइनाइड कॉम्प्लेक्स, नो, लार्जर देन द मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, पहले पूछ क्या रहा है, क्लोराइड कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? सेम तो नहीं होगा, लार्जर होगा साइनाइड कॉम्प्लेक्स से, यस। स्मॉलर नहीं होगा, लार्जर देन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ साइनाइड कॉम्प्लेक्स, बिकॉज देयर आर, ये तो उल्टी बात लिख रखी है, कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा और अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो पागल बना रखा है। तो आंसर हो गया दूसरा वाला, उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इसके निकाल दो। CFT से कर सकते हो उसको, हाँ हाँ बिल्कुल, हो CFT से हो सकता है। आयरन +3 D5, आयरन +3 D5, D5 को वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों में भर दो, आंसर आ जाएगा। D5 को वीक में और स्ट्रॉन्ग लिगेंड दोनों में भर दो, जब वीक में भरोगे तो आएगा T2G3 EG2, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 आ जाएंगे, और जब स्ट्रॉन्ग में भरोगे तो क्या आएगा, 4 5 सब नीचे ही आ जाएंगे, तो T2G5 EG0, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, नहीं सॉरी, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, D5 को भर के देख लो। ठीक है बेटा, चलो पूरा पढ़ा करो, ये देखो पागल बना रखा है, प्योर अनपेड इलेक्ट्रॉन लिख दिया उसने। अब आ रही है आवाज, ज्यादा तेज बोल रहा हूं तो कह रहा हूं आवाज फट रही है, धीरे बोल रहा हूं तो मत जाओ फिर। लो स्पिन एंड डायमंड, अच्छा सवाल है, देखो। सुनो, ये क्या है, मोलिब्डेनम, करोड़ मोल वाला, यानी कि 0 स्टेट में है, तो ये 3D5 4s2 होता है, सॉरी सॉरी 3D5 4s1 होता है 0 में। ये आपका क्या होता है, मोलिब्डेनम वाला है। ये क्या होता है आपका 4D5 होता है, और 5s1 होता है। कुल मिला के ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो ये 4D6 हो जाएगा, है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर करेंगे और ये 4D6 हो जाएगा। अब D6 कॉन्फ़िगरेशन इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या हो जाएगा, T2G6 EG0, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। उसी तरह से वो ऑस्मियम है, ऑस्मियम, और वो भी +2 में है, तो फिर रूठा ऑफिसर, तो ये ऑस्मियम जो है ये भी D6 होगा बेटा, क्या होगा बेटा, ये भी D6 होगा, और ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड में है, तो क्या होगा, ये भी T2G6 और EG0।
तो इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 0 आएगा। ये Mn+2 है और ये T2G। Mn+2 क्या होता है, D5 होता है और ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड में है। तो D5 स्ट्रॉन्ग लिगेंड में T2G5 Eg0 मान लिया, लेकिन फिर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन एक तो आएगा। ये पूछ रहा है लो स्पिन एंड डायामैग्नेटिक। लो स्पिन सारे हैं, लो स्पिन सारे हैं। दिस इज ऑल्सो लो स्पिन बट नॉट डायामैग्नेटिक, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक होता है। ये लो स्पिन तो है बट पैरामैग्नेटिक है, लो स्पिन है बट पैरा है। तो इसीलिए आंसर में जाएगा हमारा ए बी। ये लो आंसर कौन सा जाएगा बेटा, ए और बी सिर्फ। किसमें अनपेयर्ड है बेटा, हाँ तीसरे वाला लो स्पिन है, स्पिन कम हुई है नो डाउट। 5 अनपेयर्ड थे, अब सिर्फ एक ही अनपेयर्ड हो गया, तो स्पिन कम तो हुई है, लेकिन अनपेयर्ड होने की वजह से उसको हम लो स्पिन कम होने से लो स्पिन तो बोल देंगे, लेकिन पैरा बोलना पड़ेगा क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक अभी भी बच रहा है। आफ्टर पेयरिंग एक अभी भी बचेगा, आफ्टर पेयरिंग, तो इसीलिए वो डायामैग्नेटिक की कैटेगरी में नहीं जाएगा। हमको आंसर वो चाहिए जो लो भी हो और डाया भी हो, तो ये हो जाएगा। मोलिब्डेनम का केस थोड़ा सा देख लेना। मोलिब्डेनम 0 स्टेट में है तो क्रोमियम जैसा समझ लेना, एस का इलेक्ट्रॉन पहले डी में ट्रांसफर करना, तो वो 5 से 6 बनेगा, फिर 6 बनेगा तो फिर उसमें पेयरिंग करा दोगे 6 वाले में, तो वो T2G6 Eg0 हो जाएगा। ठीक है भाई। ऑस्मियम वाला तो आयरन जैसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे का ऐसा मोलिब्डेनम भी हो जाएगा D6। सर इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं, अब तक 2 आते थे, अब तो 3 से 4 लगा लो, क्यों, क्योंकि बाकी चैप्टर कट गए तो फिर वो ऐसे में ही देंगे। ये खुद कर सकते हो तुम होमवर्क। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फिल्म में T2G एनर्जी कितने से कम होती है कितने से नहीं होती, ये होमवर्क कर सकते हो। ये देखो, इसका मतलब क्या है, गैप कम। गैप कम मतलब तो इसका मतलब हो गया वीक लिगेंड। वीक लिगेंड है और D4 सिस्टम है, कर लेना। ये सवाल देखो, ये सवाल आपके दिमाग की परीक्षा लेता है। ऐसे सवाल आते हैं ना जिसमें कुछ नजर नहीं आ रहा होता, फिर इसमें मुझे एक चीज नजर आती है कि पहले ऑप्शन में कोई भी लिगेंड जो है वो ऐसा नहीं है जो रिंग बना रहा हो। दूसरे ऑप्शन में ऐसा लिगेंड है जो 2 लिगेंड ऐसे हैं जो रिंग बना रहे हैं, तो 2 रिंग तो बनेगी। फिर तीसरे ऑप्शन में 3 रिंग बनेगी, चौथे ऑप्शन में एक ही रिंग बनेगी, है ना। कोई लिगेंड वीक भी नहीं है, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन डोनर के साथ स्ट्रॉन्ग ही हो जाता है। तो H2O को भी तुम यहाँ पे वीक तो कंसिडर नहीं कर सकते। तो फिर इसमें आंसर कैसे जाएगा, चिलेशन से जाएगा, और आंसर उसको देंगे कि चिलेशन होता है, चिलेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है। वो फिर ढूंढना पड़ता है। अब ऐसे कभी सवाल आते हैं मेन एग्जाम में, ऐसे आते हैं तो वो थोड़ा सा आपको टेस्ट करते हैं कि भाई तू दिमाग लगाना, ऑप्शन हमने दे दिए, क्या ऐसा तरीका है जिससे तू इसका आंसर निकाल सकता है। तो आंसर तीसरा देना पड़ेगा भाई। स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड तुम बोल नहीं सकते, उसमें सारे स्ट्रॉन्ग है, मेटल अलग है नहीं, चार्ज अलग है नहीं, फिर बचा क्या। ये बहुत पीछे चल रहा है यार, इसको सही करने दो, इसको रीलोड करना। वो बहुत पीछे चल रहा है, उसको रीलोड करो, बहुत पीछे चल रहा है वो, मतलब 1.5 साल पीछे चल रहा है वो वीडियो। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या है, Ma2B2 स्क्वायर प्लेनर है, ऑप्टिकल तो देता नहीं है, लिंकेज इसमें हो नहीं सकता, तो बचा कौन सा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस पीपीटी विद AgNO3 एंड एग्जिस्ट इन 2 ज्योमेट्रिकल, हाँ अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। देखो, पहले तो ये पूछ रहा है कि पहले तो ये बताओ कि इसको अगर तुम बनाओगे तो ये PtNH3 4 अंदर आ जाएगा और 2Cl बाहर चले जाएंगे। ठीक है, मान लिया कि ये AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट दे देगा, लेकिन ये Ma4 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, इसलिए Gi नहीं देगा। फिर हम इसकी बात कर लेते हैं कि PtNH3 इसको देख लो, और फिर इसमें Cl2 Cl एक अंदर और एक Cl बाहर लगा लो।
ये एम ये आपका Ma3B टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ये भी जीआई नहीं देगा। फिर ये रहा आपका PTNS3 4, ठीक है, PTNS3 4 ले लो, 2Cl अंदर ले लो, 2Cl बाहर ले लो, ठीक है बेटा। ये ये आपका Ma4B2 है, ठीक है, ये आपका क्या है, Ma4B2 है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ समझो समझो। तो ये आपका AgCl, ये Gi भी देगा दो, और पीपीटी भी देगा AgCl के, और दो AgCl के पीपीटी भी देगा। तो ये हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। सर ये वाला क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि बेटा इसमें NH3 2 और Cl2 आएगा। मैं मानता हूं कि ये आपका Ma2B2 है, दो Gi देगा, बट नो पीपीटी, नो AgCl पीपीटी। तो हमारे लिए तो कंडीशन वो है कि जो प्रेसिपिटेट भी दे और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी दिखाए। तो फिर हमारा तीसरा ऑप्शन है जो दोनों काम कर रहा है, ये प्रेसिपिटेट भी दे देगा दो वाला, और ये प्रेसिपिटेट दे देगा एक, लेकिन जीआई नहीं देगा। ये दो प्रेसिपिटेट दे देगा लेकिन जीआई नहीं देगा। ये जीआई भी देगा और प्रेसिपिटेट भी देगा। बस वही चाहिए हमको आंसर में, थर्ड Cl4 होगा। कहाँ होगा Cl4? अच्छा ये, हाँ सॉरी 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 सॉरी, इसकी जगह ना ये लो। तो ये हो गया आपका Ma4। हाँ अब इसमें भी, इसमें अच्छी बात है ये आ गया यहाँ पे। देखो मैंने कब हमेशा समझाया था कि आप ए और बी किसी को भी मान सकते हो। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है Ma4B2 और आपके सामने लिखा हुआ है Ma2B4, ये दोनों सेम ही होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। किसको ए मान रहे हो किसको बी मान रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। चार सेम और दो अलग ऐसे बोलो, चार सेम और दो अलग ऐसे बोलो, ठीक है। तो नीचे वाले के लिए मैंने, अच्छी बात है ये ऑप्शन आ गया तो मैंने समझा भी दिया कि बेटा किसी को भी ए बी मान सकते हो आप। ए और बी पे फोकस मत करो कि जो पहले लिखा है उसी को ए मानोगे, दूसरा लिखा नहीं 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 नहीं। दो सेम, चार सेम, दो अलग और चार अलग, मतलब चार सेम और फिर दो सेम, तो वो एक ही बात है। देखो वो उसी कैटेगरी में गया है। A4B2 कह दो या A2B4 कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे एक्स वाई लिख सकता हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब तो समझ गए, ठीक है। तो चार और दो छह कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। मैंने ये सिखाया था आपको कि जब प्लेटिनम +4 में हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखता है। तो ये जैसे +4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये +2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 रखेगा, और ये भी +2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 रखेगा। तो ऊपर वाले दोनों तो स्क्वायर प्लेनर है और नीचे वाले दोनों ऑक्टाहेड्रल है बेटा। इसकी वो तो देख ले, ऑक्सीडेशन स्टेट तो देख ले राजा, सारी सिखाई हुई बात है। ऐसे ही थोड़ी कह देते हैं इस चैप्टर को कि ये चैप्टर अच्छा है, इसमें हर चीज याद रखने की है, चीज सीखने की है, सीखने की है, ठीक है। ये बताओ, सिस और ट्रांस क्या होगा? कॉल कर रहा था, लो। नेक्स्ट चैप्टर हम D&F ब्लॉक पढ़ेंगे। पहले ही कह देता हूँ वो चैप्टर थोड़ा ऐसा ही है, समझने वाला कम है, और थोड़ा सा बस आलतू फालतू इंफॉर्मेशन है सारी, साफ कह देते हैं भैया, मेरे माथे मत आ जाना। ठीक है भाई, चलो। वाह दीदी, ओ दीदी, वाह भैया, वाह दीदी, क्या बात है क्या बात है।
हम तो अंधे हैं सर। सर हम तो अंधे हैं सर। हमको तो प्लेटिनम और पैलेडियम दिखाई नहीं सर। अरे दो अलग कॉम्प्लेक्स है बावड़ो। उसका सिस है लिखा है उसने, और उसको ट्रांस लिखा है, वो उसका ट्रांस होगा। दो अलग कंपाउंड है। दो अलग कंपाउंड है। क्या फर्क पड़ता है इसको, है? इसका लीडर बोर्ड चेक करूं, आलोक झा, तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं, है ना? पीयूष कांत तुम्हारी आंखें भी बहुत तेज हैं। गौरव, जिम्मी और मलय की आंखें भी बहुत तेज हैं। बाकी सब जो हैं वो बेटा थोड़े से आंखों का आप इलाज कराइए, है ना? बाकी सब आंखों का इलाज कराइए। बाकी सब आंखों का इलाज कराइए, है ना? बाकी सब आंखों का इलाज कराइए बेटा। देखते हम तो, हम क्यों देखें? और सिस बोला, ट्रांस बोला, जी आई पागलेट, वो प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, ये पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स है, कुछ नहीं है, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है। सिर्फ 6%? सीरियसली? 6% लोगों को धन्यवाद, तुमने आंखें खोल के ये सवाल किया है। तुक्का थोड़ी है। तुक्का नहीं है बेटा ये है हड़बड़ाहट। जल्दी जल्दी में हो गया, ऐसे वाला है ये। जल्दी में देखते ही हो जाने वाला है ये। देखते ही हो जाना गलत होता है बेटा, है ना? ऐसे नहीं होना चाहिए, हिम्मत रखो थोड़ी सी। क्या मतलब है देखते ही सवाल कर लेते हो? कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा? ये क्यों दिखाएगा बताओ? ये MAA3 है तो ये नहीं दिखाएगा, हो गया आंसर। ये दिखाएगा क्योंकि ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है और AB वाला है, तो ये GI होंगे इसके कितने, दो। ये MA4B2 है, दिखाएगा। ये MA3B3 है, आज ही पड़ा है, फेक मर, दिखाएगा। ये नहीं दिखाएगा। पाई एसिड लिगेंड कौन सा है, कर लेना है यार, ये सब चीजें तुम कर सकते हो। तुम अच्छे बच्चे हो। सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सिर्फ लिगेंड से मेटल को जाते हैं, या मेटल से लिगेंड को जाते हैं, या दोनों होते हैं? तो सर दोनों होते हैं, तभी तो सिनर्जिक बोलते हैं, तो आंसर बोथ ऑफ द अबव हो जाएगा। फेरिक सॉल्ट ऑन एडिंग केसियन अ प्रशियन ब्लू इज ऑब्टेन्ड विच इज। ये रहा प्रशियन ब्लू, आज ही सीखा है, लो। चलो नेक्स्ट। ये लो, फिर से धोखा होएगा तुम्हारे साथ। इज करेक्ट। विच इज करेक्ट? देखो, यहाँ दो रिंग बनेगी, गलत। ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, मतलब वहां एक ब्राउन कलर की रिंग बनती है टेस्ट ट्यूब में, इस कॉम्प्लेक्स में कोई रिंग नहीं होती। कॉम्प्लेक्स में कोई रिंग नहीं होती। और रिंग के नाम पे एक रिंग लिख दिया, अगर रिंग है उसके, रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, एक टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक ब्राउन कलर की रिंग डेवलप हो जाती है उस टेस्ट में, इसलिए उसका रिंग नाम होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। EDTA में 5 रिंग होती है, और DMG वाला ही बचा जिसमें 4 होती है। आंसर हो गया सेकंड, करेक्ट पूछा है ना, सेकंड आंसर हो गया। EDTA में तो 5 रिंग होती है। सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ेंगे बेटा हम, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स टेस्ट है आपका, नाइट्रेट आयन के टेस्ट। तो जब सॉल्ट एनालिसिस करवाऊंगा तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स पढ़ा दूंगा, ठीक है? वहां पे पूरा इसका टेस्ट है, नाइट्रेट आयन का टेस्ट होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। सल्फाइड के अंदर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड वाला टेस्ट होता है, फिकर नॉट, हम करेंगे वो काम। लिंकेज आइसोमर कौन नहीं दिखा सकता? ये लो, जो एम्बिडेंटेड नहीं होगा वो नहीं दिखाएगा, बात खत्म। लास्ट ऑप्शन। ये तुम अच्छे से कर सकते हो, ऐसे सवाल अब मैं तुमसे उम्मीद कर सकता हूँ, डेफिनेटली आप करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द नीट, ये भी ध्यान रख लेना, ये चारों तीनों कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट फॉर द नीट। क्यों? क्योंकि ये तो उनके खास है, मतलब NiCO4 तो यूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कलर्ड? यहाँ कॉपर जो है वो +2 में है, तो D9 हो जाएगा, कलर दे देगा।
यहाँ कैडमियम +2 में है तो इसका मतलब D10 हो जाएगा। ये कलर नहीं देगा भैया, बात खत्म। इसका तो कलर होता ही है, इसका भी कलर होता ही है, K3 K4 FeCN6, और ये सब तो कलर होते ही है कॉम्प्लेक्स, है ना। चलो, कॉम्प्लेक्स है तो कलर हो ही गए। कंसंट्रेट H2SO4 विल नॉट डिहाइड्रेट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। बाहर पड़ा हुआ H2O है, खा जाएगा। बाहर पड़ा हुआ H2O है, खा जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, लो, इसको नहीं खाएगा। ठीक है, इसमें बाहर H2O नहीं है, नहीं खाएगा। इसके ऑप्शन गड़बड़ है, इसको रहने दो। ये देखो क्या कह रहा है। ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैज द फॉर्मूला PtCl4 + 2KCl। ओके। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ 3 आयन इन वन फॉर्मूला यूनिट। ओके। ट्रीटमेंट विथ AgNO3 produces no PPT of AgCl. Then what is the coordination number of PT in this complex? मजे की बात सुनो। कह रहा है कि हमने मेजरमेंट निकाला तो हमको पता लगा कि 3 आयन तो है इसमें। कितने आयन है बेटा? 3 आयन है। लेकिन फिर हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया तो इसमें प्रेसिपिटेट AgCl का नहीं आया। तो इसका मतलब है इसमें जितने क्लोरीन है सब अंदर हैं। यानी मैंने यहां पे लिख दिया Pt और Cl6, और इसको लिख दिया मैंने 2-। अब देखो प्लेटिनम +4 में आ गया क्या? हमको प्लेटिनम +4 में चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 होगा होगा। अब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए 2 क्लोरीन यहां से आएंगे, 4 पहले से हैं। KCl टूट जाएगा ना K+, ये बेटा ये ऐसे टूट जाएगा K+ और Cl- में। तो 2 Cl- यहाँ आएंगे, 2K+, 2 Cl-, 2 Cl-, और अगर इस -2 को हटा दो तो K2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? K2 PtCl6। ये लो। अब आप इसके नंबर ऑफ आयंस चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो। ये है, ये 2K+ हो गए और ये एक पूरा हो गया, तो 2K+ और एक पूरा आयन, 3 आयंस हो गए। ये लो, कह रहा है एक यूनिट में 3 आयन है, बना दिया। तो पूछ रहा है, क्या पूछ क्या रहा है? कोऑर्डिनेशन। अरे यार सीधा मैं, ये तो मेरे तो देसी जुगाड़ से ही हो रहा था यार। ले इतनी पंचायती करी, भाग भाग। मैं सीधा समझा देता हूँ, प्लेटिनम +4 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखता है। मैं, मेरे को क्या पता है ये। कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लगा सिखाया ऐसे। चल, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन पाई बॉन्डेड नहीं है? ये जीस पाई बॉन्डेड OMC होता है, फेरोसिन भी पाई बॉन्डेड होता है, ये भी पाई बॉन्डेड होता है, बिस बेंजीन, है ना। और टेट्रा इथाइल लेड सिग्मा बॉन्डेड होता है, C2H5, है ना, C2H5 4 Pb सिग्मा बॉन्डेड होता है, ये याद है। ये उधर वाली लिस्ट में था, पहले वाली में सिग्मा बॉन्डेड, जिसमें गिलमैन था, फ्रैंकलिन था, है ना, और क्या क्या थे, सारी चीजें थी ना। RMGX ग्रिग्नार्ड रिएंजिन था, टेट्राइथाइल लेड था, ये सब उसमें थे। आंसर हो गया 4। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये आप कर सकते हो, कर लेना। इसका आंसर जरूर चेक कर लेना, ऐसा ना हो कि गलत हो जाए। वेवलेंथ वो एनर्जी, और ये वेवलेंथ ऐसा होता है एब्जॉर्ब। ये सवाल से हम सवाल कर भी चुके हैं मेरे ख्याल से, है ना। तो लिगेंड की स्ट्रेंथ और एब्जॉर्ब उल्टा चलेगा। तो जितना वीक लिगेंड उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब वेवलेंथ। तो वीक 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 वीक। कर चुके हैं शायद हम ये सवाल 4th। जो अब कुछ सवाल ऐसे होंगे जो हम कर चुके होंगे, वो हम नहीं करेंगे, है ना। आपको मैं एक साथ के चक्कर में होमवर्क दे रहा हूँ, ये भी हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं। एक सेकेंड, हाँ कर चुके हैं। एग्जाम्पलर के सवाल में पहले ही ऑप्शन लेके आ गया था। ये बेटा एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में तो मुझे डर लगता है कि कभी पूछ ना ले, है ना। उन्होंने इसका आंसर ये दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ये साइनाइड होता है ना, आयरन का साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो इन सब में से ज्यादा स्टेबल है। तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, अब इसलिए मैं ये सवाल लेकर आया हूं। अगर आपको ये सवाल मेन एग्जाम में आ जाता है और ये ऑप्शन वो हटा देते हैं, देन डेफिनेटली आप इसको आंसर टिक कर देना, चिलेशन की वजह से, है ना, चिलेशन की वजह से।
डिस्टिलेशन की वजह से, रिंग फॉर्मेशन की वजह से। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, इन दोनों को जब साथ आ जाए तो भी आप यही आंसर करना, क्योंकि फाइनल आंसर एनसीईआरटी से जाएगा। मुझे पता है, मैं डेटा जानता हूं कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के, कांस्टेंट जानता हूं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट जानता हूं, मुझे पता है उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। लेकिन पता नहीं क्यों ये सवाल उन्होंने रखा हुआ है। मेरे ख्याल से जो समझदार आदमी होगा वो तो ये सवाल ही नहीं देगा। मेरी तरफ से चाहे इस सवाल को हटा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने आपको सिर्फ दिखाया है ये चीज। अगर ये सवाल कभी आता है, आपको यही ऑप्शन टिक करना है। अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो फिर साइनाइड वाला तो वैसे ही हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इस रीजन नहीं है ना बेटा, इसमें एक्चुअली सिनर्जिक बॉन्डिंग सपोर्ट कर जाती है साथ में। साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो है ही, फिर साइनाइड सिनर्जिक बॉन्डिंग भी करता है, हालांकि हम पढ़ते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ही, लेकिन मैंने आपको तीन बताए थे, सीओ, सीएन, एनओ, वो सब सिनर्जिक बॉन्डिंग करते हैं। तो आप परेशान मत हो, रीजन बहुत बड़ी बात है, आप अभी समझ ही नहीं आएगा आपके रीजन, रहने दो बेटा यार, ये कर लोगे आप खुद भी। MA4B2, MA3B, MA6 और MA5B, तो यही हो गया फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। MA4B2 हो गया, बस खत्म, बात हो गया आंसर। चलो, ये हम कर चुके हैं, आप फिर कर लेना, आप मैंने करवा दिए नोट्स में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही सवाल है ये। 8,000 आंसर आया था उसका, जिसमें एक बच्चे ने 80,000 भी किया था। ये भी बता सकते हो, SCN और NCS क्या होता है बेटा, SCS और NCS क्या होते हैं, लिंकेज आइसोमर होते हैं। चलो आगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बता रहा हूं मैं। ये देखो, NH3 Br बाहर है, NH3 सल्फ, ये सल्फेट अंदर है, Br बाहर है, सल्फेट अंदर है, क्लोरीन बाहर है। क्या हो गया, ये आयोनाइजेशन हो गया क्या? गलती मत कर देना, अभी एक बार कर दी, कंपाउंड अलग है ये, कंपाउंड अलग है, गलती मत कर देना। Br इधर देख के, Cl इधर देख के, आयोनाइजेशन कुछ नहीं है, वो नो आइसोमेरिज्म है इन दोनों के बीच में। ठीक है बेटा, ये आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएंगे, है ना, ये दोनों आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएंगे। ये दोनों कंपाउंड आपस में आइसोमर नहीं है, अगर इस सवाल का मतलब ऐसा है तो। ठीक है भाई, और अगर इस सवाल का मतलब ऐसा है तो फिर ये आयोनाइजेशन दिखा सकता है, ये भी आयोनाइजेशन दिखा सकता है। बट मुझे लगता है कि कंपाउंड्स बोला है एंड देन रिप्रेजेंट्स बोला है, यानी ये दोनों कंपाउंड्स क्या रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं, तो ये दोनों कंपाउंड तो अलग अलग है बेटा, ये तो कोई आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बस सीधी बात है। ये क्या दिख रहा है, H2O के नंबर चेंज हो रहे हैं, H2O6Cl3, H2O5Cl, ये H2O के नंबर चेंज हो रहे हैं, हाइड्रेट आइसोमर हो गया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये सवाल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, आप भी कर सकते हो, मैं पहले भी दे चुका हूं होमवर्क में। ये भी मैं आपको, ये तो सेम ही सवाल है, नहीं अलग है। सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, अब आप इनको सीएफटी लगा के कर लेना, जल्दी हो जाएंगे। अब सीएफटी लगा लेना, इसलिए वापस दे रहा हूं, तब दिए थे वीबीटी के बाद दिए थे, वीबीटी में किए होंगे आपने, अब आप सीएफटी लगाना। ऑक्टाहेड्रल के लिए आप सीएफटी लगाओ, गोली की तरह आंसर निकलेंगे, फटाफट फटाफट। चलो, गोली की तरह आंसर निकलेंगे, ये देखो, ये फिर से आप इसको सीएफटी लगा लेना, गल है ना, ये सवाल कर चुके हो आप होमवर्क, ये भी आपका हो जाएगा। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, अरे यार कर लेना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ सवाल तो मुझे लग रहा है मैंने करवा दिए हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन होगा, एक तो वो होगा MA13, और एक ट्रांस नहीं होता है, इसका सिस होता है, ठीक है, तो बस फिर MA5B तो होगा नहीं, ना तो OI देगा ना GI देगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव ऐसे ही चलाओ, गर्मी बहुत है, ये लो। कौन लिंकेज आइसोमर दिखाएगा, लिंकेज के लिए ढूंढो एम्बिडेंटेड लिगेंड, ये रहा ये रहा, इसमें नहीं है इसमें नहीं है, बस फिर से ऐसे ही चलाओ, गर्मी बहुत है। अभी बताया, सबसे पहले ये मैंने कहा था, मेन एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि वो बना था K3CuCN4, यही बना था, तो इसका मतलब है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CuCN4, और K3 हटा दूं तो 3 माइनस लिख देता हूँ, ये रहा ऑप्शन तीसरा।